मैं अपनी बेटी को कामयाब कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन ये आपसे वादा करता हूं कि विशेष आने वाले भविष्य में आईपीएस नहीं बनेगा तो मैं इतनी मेहनत करूंगा कि वो आईएएस जरूर बने। नौकरी लगने से पहले चाय की दुकान पर 3 महीने काम किया था। 250 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है कि शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। शादी में दारू के ऊपर बैन करूंगा और पहली शादी ऐसी होगी कि जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। मैंने 8वां फेरा ये लिया कि हम अपनी नेक कमाई का 5% हिस्सा, 5% और 5% में गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएंगे। और आज मैं अपना 100% पैसा बच्चों के ऊपर लगा। घर से निकाल दिया तो मैं सोनीपत से 10 बच्चों को लेकर उस पानी के कनेक्शन को भी अनऑथराइज बता के पानी के कनेक्शन को भी काट दिया गया। मैंने 5 लाख तो कर्ज लिया, 5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये एक जगह से लोन, 2.5 लाख रुपये एक जगह से लोन, तो 10 लाख रुपये लेके जब मैं उसमें ग्राउंड में बढ़ाना, लोगों ने मुझे पागल कहना स्टार्ट कर दिया। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी अपने परिवार को देखते तो आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित लाठिया, जिन्होंने कई सैकड़ों बच्चों का जीवन खुशहाल बना दिया, उनके मुकाम तक पहुंचा दिया, कामयाब बना दिया। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का, नेड्रिक न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक खाकी के किस्से को अपने आगे तक बढ़ाया है। तो समस्त खाकी परिवार की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहला मेरा सवाल है, आप दिल्ली पुलिस में कैसे आए, कैसे लगा आपको दिल्ली पुलिस में आना चाहिए? नीरज जी, जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो एक जॉब की ज़रूरत होती है। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो सपने होते हैं कि भाई हम आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें जॉब लगने के बाद। तो मैं नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूं, कबड्डी का और एथलेटिक्स 400 मीटर का। तो गरीबी के चलते ये चीज़ें सामने आई कि नौकरी की सख्त ज़रूरत है, जिसके चलते मैंने कंटिन्यू इस चीज़ को अपनी स्टडी फोकस किया। और मैं 6 जनवरी 2010 को मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। उससे पहले मैं चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत था, जहाँ से मैंने रिजाइन दे के और 6 जनवरी 2010 को दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल में आया। पहली तो बात ये है कि भाई मैंने जीवन को सुधार दिया। मैं इसमें कुछ नहीं हूँ, जब तक इच्छाएं भगवान की नहीं होती, जब तक इंसान कुछ नहीं कर पाता। हाँ, दृढ़ संकल्प जरूर था कि मैं गरीबी से निकला था। मैंने नौकरी लगने से पहले चाय की दुकान पर 3 महीने काम किया था, तो वहाँ से ये दृढ़ संकल्प बना लिया था कि परम पिता परमात्मा ने अगर हमारे को गवर्नमेंट जॉब पे पहुँचा दिया तो किसी अमीर को चाय की दुकान पर काम न करना पड़े। और भगवान ने और बड़ों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक और गुरुजनों की शिक्षा से मैं यहाँ तक पहुँचा। और मैंने फिर यहाँ पर आने के बाद एक प्रण लिया था कि मैं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूँगा। मैंने अब तक, अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूँ, तो कम से कम 250 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि उनको ज़मीन जायदाद नाम करवानी है। अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ के उनको कामयाब करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य है। 250 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है, जिनको मैं वहीं सोनीपत सेक्टर 23 में रखता हूं। उनमें से 127 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं। कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है। तो इस तरीके से रही बात सिलेक्शन की कि आप सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं। अगर नीरज जी, हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने गाँव में देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन अभाव और मार्गदर्शन की वजह से वो रह जाते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहता है कि जिसके पेरेंट्स दे रूप में यहाँ धरती पर विद्यमान नहीं है, पहले वो बच्चे। सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ कि जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई मजदूरी करता है, तो उन बच्चों को। थर्ड में देखता हूँ छोटे जो ज़मींदार होते हैं, गांव देहात में छोटे छोटे ज़मींदार हैं जिनको एक एक किल्ला भी बांटा नहीं आता, तो उन बच्चों को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। शुरुआत मैंने की थी 2011 से, और फिर मैंने 2000, आज तक मुझे याद है कि 1 जनवरी 2015 को मैंने अपनी इस मुहिम का नाम दिया, क्योंकि बगैर नाम के काम करते हैं तो पता नहीं चलता। मैंने इस ग्रुप का नाम रखा, इस परिवार का नाम रखा, हम में भी है दम। हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 2011 से स्टार्ट कर दिया गया था। 2013 से पढ़ाई कंटिन्यू बच्चों को वहाँ रखना शुरू कर दिया था। जो सबसे पहला बच्चा जो कामयाब हुआ था वो मेरे चाचा का लड़का था, जिसका नाम है अरुण लाठिया। जो चाचा और चाची एक रोड एक्सीडेंट में दोनों देह रूप में विद्यमान नहीं रहे थे। उस बच्चे को जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चा ही कहूँगा क्योंकि मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, तो आज वो अपनी कड़ी मेहनत से और मेरे मार्गदर्शन से आज दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल है। तो तब मैंने सोचा कि जब एक बच्चे को मैं कामयाब कर सकता हूँ, क्यों ना इस मुहिम को हम बड़े रूप में लेके जाए। क्योंकि बुजुर्गों से सुना था
महान क्रांतिकारियों से सुना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। अमित जी, क्या बिल्कुल सही बात है? आपने कभी भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश नहीं की, कभी दिखावा नहीं किया, कभी कोई फेसबुक व्हाट्सएप इन चीज़ों पर आपने कभी अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया? वो एक चीज़ होती है, एक आईटी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मीडिया को टाइम देना पड़ेगा। तो ये बच्चे ना बहुत सालों से पढ़ाई से दूर थे, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई मजदूरी करता है। अगर मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मैं उन बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि पुलिस की नौकरी को आप जानते हो कि 24 घंटे की नौकरी होती है। दिन की ड्यूटी होती है तो रात को पढ़ाता हूँ, रात की ड्यूटी होती है तो दिन को पढ़ाता हूँ। एक तो मेन रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि अच्छे कार्यों को कम ही प्रोत्साहन मिलता है। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के कार्य से ही चलता आ रहा है। मैं तो एक छोटा हा इंसान हूँ, अभी उन रास्तों पे चल भी नहीं पाया हूँ, उनकी धूल, कहते हैं ना, पाँव की धूल भी नहीं हुआ हूँ। जो देश भगत थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप कोई भी कार्य करते हो ना तो सबसे पहले आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ता है। कुछ समय के बाद परिवार भी आपको एक्सेप्ट कर लेता है और परिवार ही साथ देता है। अगर परिवार साथ नहीं देगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था, जैसे आपने बताया है, वो माँ की ममता थी और वो मेरे लिए गोल्डन टाइम भी था लाइफ का, कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, जैसे मैं 10 बच्चों को लेके, मम्मी ने गुस्से में होकर कह दिया था कि तू यहाँ घर से चला जा, मम्मी ने घर से निकाल दिया तो मैं सोनीपत से 10 बच्चों को लेकर, आज भी मुझे याद है कि मॉडल टाउन सेकंड फेज 2 में मैं रहा, 6 महीने परिवार से दूर रहा। लेकिन परिवार से दूर रहने के बावजूद मैंने सोचा कि अमित, अब परिवार से दूर है, अब तुझे अपने आप को खुद को साबित करना पड़ेगा। यहाँ तू साबित कर पाया तो परिवार तेरे साथ खड़ा होगा। माँ की एक ममता थी, माँ कहती थी कि बेटा तुझे ये नहीं पता है कि ये किस बिरादरी से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, और तो इन बच्चों को लेकर इनके ऊपर शिक्षा के ऊपर पैसा लगा रहा है, इनके ऊपर लगा रहा है, तो ये ठीक नहीं है, पहले परिवार को देख। तो मैंने माँ को एक ही बात कही थी, माँ, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी अपने परिवार को देखते तो आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। अमित जी, एक बात आपके बारे में बताई जाती है, आपने 3 बच्चों को गोद लिया हुआ है लीगल तौर तरीके से, और उसमें से कुछ बच्चे विकलांग भी हैं। इसके पीछे क्या, ये बताइए। गोद मैंने नहीं लिया, वो परमात्मा ने उनको मेरे तक भेजा है। 3 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है। 3 बच्चों को अडॉप्ट करके मैंने उनकी नानी को बुला रखा है और हनुमान कॉलोनी में वो अपनी नानी के पास रहती हैं। उनका रहना सहना, खाना पीना, पढ़ाई वगैरह वो मेरे माध्यम से परमात्मा करवा रहा है। उनको अभी कॉलेज स्कूल में एडमिशन करवा रखा है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो बच्चा भीख मांगता था, हैंडीकैप होते हुए हाथों के बल चलता है। अगर आप उसकी राइटिंग देखोगे ना, तो मैंने डॉक्टर से बात करी थी, 1000 इंसानों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, क्योंकि उंगलियों से चलता है। अभी उसने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन ली है, तो बड़े गर्व की बात है। और मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक वादा करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को कामयाब कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन ये आपसे वादा करता हूँ कि विशेष आने वाले भविष्य में आईपीएस नहीं बनेगा तो मैं इतनी मेहनत करूंगा कि वो आईएएस जरूर बनेगा। मेरी शादी दिसंबर 2015 में हुई थी। पहले मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन परिवार ने जब मेरा इतना साथ दिया था तो परिवार की बातें मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि 2010 में ज्वाइनिंग करना और 2015 में शादी करना 6 साल का गैप हो गया। और जैसे हम जाट परिवार से बिलोंग करते हैं तो वहाँ इतना लंबा टाइम दिया नहीं जाता है नौकरी लगने के बाद। जैसे ही शादी के बारे में घर वालों ने बात करी तो मैंने एक ही बात कही थी, गरीब लड़की से शादी करूँगा और 1 रुपये का रिश्ता लूँगा, कोई दहेज नहीं लूँगा। और फिर जब वो रिश्ता पक्का हुआ तो मैंने, मेरी मिसेज़ का नाम मंजू लाठिया है, मंजू से बात करी मैंने फ़ोन पे कि मंजू ऐसे ऐसे ना, देखो समाज में क्या कि शादियों पे हम बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनको देख के चकाचौंध की तरफ ज़्यादा जाते हैं। फिर वो भी कोशिश क्या करते हैं कि उन्होंने इतनी शादी करी थी तो हम भी इतना पैसा लगाएंगे, जिसके कारण वो कर्ज उठा लेते हैं और कर्ज में उनकी कमर टूट जाती है। और फिर ड्रिंक चलती हैं, दारू चलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो मैंने मिसेज से बात किया कि मैं अपनी शादी इस तरीके से करना चाहता हूँ, कम से कम और किसी को नहीं तो हमारे मन को संतुष्टि मिले कि भाई हमने लाइफ का जो एक अहम हिस्सा होता है उसको समाज को समर्पित कर दिया। तो रिसेप्शन के दौरान क्या होता है कि कुछ दिन पहले ही एक माता जी आ जाती हैं, उसकी बिटिया को ब्लड कैंसर था, तो उन्होंने बताया ब्लड कैंसर में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो परमात्मा ने हमारे द्वार पर उनको भेज दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी में दारू के ऊपर बैन करूंगा और पहली शादी ऐसी होगी कि जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। मैं अपनी मिसिज़ को लेकर जब रिसेप्शन होता है तो उससे पहले हमने अंगदान करे दोनों ने, और फिर उसके बाद मेरे पूरे परिवार ने और मैंने, मिसिज़ ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जो 57 यूनिट ब्लड थी। और वो शादी मैं सुर्खियों में आने के लिए नहीं करी थी, कि वो एक विचारधारा ऐसी बनी कि आज मेरे सोनीपत में युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो चुकी है। शादी में दारू नहीं भाई, शादी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। तो मेरे को अवार्ड भी मिला उसमें, तो मैंने अवार्ड लेने से भी मना कर दिया था कि भाई मैंने पुरस्कार के लिए कार्य नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ के लिए कार्य किया। और नीरज जी, जब मैंने अपनी शादी को इस तरीके से करा, आज रोल मॉडल के तौर पे है, तो शायद मैंने कोई डिसीजन ठीक ही लिया होगा। तो मैंने जब 7 फेरे होते हैं हमारे शादी में, तो 8वां फेरा जो लिया गया, तो मैंने पंडित से बोला कि मैं 8वां फेरा लूँगा। पंडित बोला ठीक है भाई, बाल भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे। मैं नहीं पंडित जी, ये नहीं, मुझे एक
वो लेना है। 8वां फेरा ये लिया कि हम अपनी नेक कमाई का 5% हिस्सा, 5% और 5% में कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाए, हम 5% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएंगे। और आज मैं अपना 100% पैसा बच्चों के ऊपर लगा। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सीपी साहब का, संजय अरोड़ा जी का, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है, किस्सा खाकी का, राइज विद खाकी। उसके साथ मैं सम्मान करता हूँ इंस्पेक्टर रविकांत साहब का, जो PRO में हैं, सुमन मैडम हैं, बहुत अच्छी मैम हैं, जो एक माता की तरीके से पेश आती हैं। तो ये अधिकारी तो हमेशा साथ रहते ही हैं। और मैं आपको अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा प्रेरणा स्रोत जो हैं वो हैं IPS संजय कुमार सैन जी। स्टेडियम आपने बनाया है और सुनने में आया कि उस स्टेडियम के लिए भी एक पीछे कहानी है। क्या उस स्टेडियम को बनाने के पीछे पहल थी, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आपने वो स्टेडियम बना पाए? स्टेडियम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सितंबर 2016 की बात है। तो हमारे वहाँ एक जाट कॉलेज है, संस्था है, जिस कॉलेज से हम पढ़े हैं, गेम करते थे। तो राजनीति के चलते जाट कॉलेज का जो था उस पर लॉक लगा दिया गया। वो होता है, कोई पॉलिटिक्स होगी या कुछ भी होगी, उसके बारे में नहीं। सोनीपत के अंदर? हाँ, सोनीपत के अंदर जाट कॉलेज में। तो वहाँ जब ग्राउंड पे लॉक लगा दिया गया तो बच्चे प्रैक्टिस करने जो मेरे पास आते थे, या बहुत सारे सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे आते थे, तो अभाव महसूस हुआ उनको, ग्राउंड का अभाव महसूस हुआ। तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। मैं बाड़ा हिंदू राव थाने में पोस्टेड था, मुझे आज भी याद है कि मैं संतरी ड्यूटी पे था। तो उनका फ़ोन आया कि भैया, भाई साहब जैसे मुझे बोलते हैं कि भाई साहब ग्राउंड का ताला लगा दिया। मैंने उत्साह के तौर पर, जैसे कहते थे हरियाणवी लैंग्वेज में, कहा कि महा भाई ताम ने को ना करनी प्रैक्टिस। अगर हमारे को ग्राउंड नहीं मिला, हम रोडों पे भागते थे, अरे फिजिकल है तो करना है, इसका मतलब तुम्हारे को संसाधन मिलेंगे जब भी आप साधन ले पाओगे। मैंने उनको बताया कि जिसके पास अभाव होता है वहीं पर भाव छोड़ता है। मैंने मोटिवेशनल के तौर पर उनको कहा, तो उनको समझ में आ गई। और सुबह प्रैक्टिस करने के लिए रोड पे जाते हैं, जैसे ही रोड पे निकलते हैं तो पीछे से ट्रक आता है और ट्रक उनको टक्कर मार देता है। मेरे पास कॉल आई कि रोना, बच्चों ने रोना स्टार्ट किया। किसी साथी ने फ़ोन किया कि भाई नाश हो गया, ये हो गया। मैं भाई क्या होया? बोला भाई ऐसे ऐसे भैया, वो जा रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रक ने टक्कर मार दी और उनमें से 6 बच्चे थे। मेरे को ये बताया गया कि 6 के 6 बच्चे डेड हो गए। तो जब मैंने निर्जी देखा ना, अंदर एक भावना ये पैदा हुई कि अमित, हम इंसान हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने तुरंत छुट्टी ली और मैं ट्रेन से बैठा। और ट्रेन में जाते जाते निर्जी मैंने एक चीज़ देखी कि ये तो हो चुका है, आगे ना हो, इस समस्या का हल क्या होगा। मैंने सेक्टर 23 में खराब पड़ी ज़मीन पर, जिस पे लोग कूड़ा डालते थे, उसको देखा। मैं कहा यार ठीक है, इस पे हम ग्राउंड बनाएंगे। मैंने उस जगह को सिलेक्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पर मैंने 5 लाख तो कर्ज लिया, 5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये एक जगह से लोन, 2.5 लाख रुपये एक जगह से लोन। तो 10 लाख रुपये लेके जब मैं उसमें ग्राउंड में बढ़ाना, लोगों ने मुझे पागल कहना स्टार्ट कर दिया कि ये तो पागल है, पुलिस वाला है, इन बच्चों को भी। क्योंकि ना वहाँ नीरज जी हमने देखा ना, तो गंदगी की इतनी भरमार थी, वहाँ से कीड़े चलते थे जब हम उसको उठाते थे, लड़के लड़कियाँ थे। तो कड़ी मेहनत करके एक भावना को मैंने पैदा किया, तो उसको कंटिन्यू जारी किया। और आज अगर मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि जिन क्रांतिकारियों ने अपने खून से इस पौधे को सींचा है, आज जहाँ पर गंदगी के ढेर थे, मैंने उस पर वहाँ 1200 पौधे लगाए, लैट्रिन बाथरूम बनाए, कबड्डी का ग्राउंड, वाली का ग्राउंड, 400 मीटर का एक ट्रैक बनाया, पानी के प्रबंध किया। और आज उस ग्राउंड को भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, जहाँ से लोग नाक बीच के गंदगी से बाहर निकलते थे। और इस वक्त हमारी नेटी न्यूज़ की टीम हरियाणा के सोनीपत पहुंच चुकी है। और मैंने जो बताया था आपको, अमित लाठिया की जो मुहिम थी वो किस तरीके नज़र आ रही है। हम में भी है दम परिवार पुस्तकालय। ये अमित लाठिया जी जो हैं, उन्होंने ये किराए पे लिया हुआ है। तमाम बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अंदर जितने तमाम बच्चे मौजूद हैं उन्हें यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और अमित लाठिया की इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। स्टेडियम के साथ साथ ये भी मुहिम है जो बच्चों को शिक्षित किया जाता है। आइए हम चलते हैं हमारी टीम के साथ में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम अंदर पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उनके लिए सुविधाएं किस तरीके से की हुई है। अमित लाठिया ने, जो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल है, जो मुहिम चलाई थी उन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, तमाम बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं, पढ़ते हुए, रीड करते हुए। सभी के लिए अलग कैबिन की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल, ये बताइए कितने समय पहले आप यहाँ से जुड़ी थी? मैं 8-9 महीने हो गए मुझे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर के एक क्लास में हमारे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं, चाहे हम किसी भी बुक से निकाल लें। सर की पढ़ाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिल रही है? कोई पैसा ले जाता है आपसे? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेते। सर फ्री में पढ़ाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है, क्लास की सुविधा। हमारी क्लास लगभग 5-6 घंटे चलती है। सर ड्यूटी करके आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, फिर जब भी वो ड्यूटी करके आते हैं सीधा क्लास पे आ जाते हैं और हमारी क्लास लेते हैं 5 से 6 घंटे करीबन। और मैं आपको बता दूं, अभी
कुछ ही दूरी पर मैंने आपको दिखाया था कि लाइब्रेरी थी जो अमित लाठिया द्वारा जो बनाई गई थी बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ते हुए नजर आए थे, हमने तमाम बच्चों से बात भी की थी। उसी के साथ ये एक और स्टडी रूम है, आइए मैं इसको भी दिखाना चाहूँगा आपको कि ये वो स्टडी रूम है। बगल में हमने आपको लाइब्रेरी दिखाई थी, वहाँ बच्चे पढ़ते हुए नजर आए थे, और साथ ही साथ कुछ ही दूरी पर 2 घर छोड़ करके साथ में ये एक और अमित लाठिया ने इसे भी किराए पर लिया हुआ है। क्या नाम है आपका? किरण, कितने समय से आ रही हैं आप यहाँ पर? सर 2 साल हो गए। तो 2 सालों में कितनी सुविधाएं आपको मिली यहाँ पर? सर पूरी सुविधा मिली है, हर एक कॉपी किताब पेन पेंसिल से लेके सब कुछ जो भी ज़रूरत का सामान है सारा। और अब मैं तीसरी जगह आ गया हूँ, जो लाइब्रेरी हम होके आए थे, जो साथ में जो दूसरा कमरा था जहाँ पे शिक्षित किया जाता है बच्चों को, अब तीसरा कमरा उनके रहने के लिए बना हुआ है। ये आइए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। तमाम जो बच्चे हैं वो उनके रहने के लिए यहीं प्रबंध किया हुआ है, तमाम जो बच्चे यहाँ रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, शहीदों की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है, तमाम जो शहीद हैं उनकी फ़ोटो यहाँ लगाई हुई है। मंदिर नहीं बनाया गया है, सिर्फ शहीदों की फ़ोटो इसलिए लगाई गई ताकि याद रहे कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। और मैं आपको दिखा दूँ, अंदर भी ये कमरे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर अंदर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटोएँ लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत हैं। आप देख सकते हैं कूलर पंखे वगैरह सब लगाए हैं, तमाम इंतजाम हैं बच्चों के रहने के लिए। जो अमित लाठिया कर सकते हैं, जो सुविधाएं चाहिए वो अपने पास से कर रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं थी, और अब अंतिम हम स्टेडियम पहुंचेंगे। और इस वक्त मैं हरियाणा के सोनीपत के उस ग्राउंड में मौजूद हूं जिसमें अमित लाठिया ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। जो मैंने बात की थी, कई लाखों रुपये कर्जा लेकर उन तमाम बच्चों के लिए वो स्टेडियम को तैयार किया। जी हाँ, ये वही स्टेडियम है। आप देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं अभी वॉलीबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सपने साकार करने के लिए बच्चे यहाँ तक पहुँचे थे, जो मेन ज़रूरत एक खिलाड़ी को चाहिए होती है, वो अमित लाठिया ने इस स्टेडियम के माध्यम से तैयार कर दी। यही वो स्टेडियम है जहाँ कभी कूड़े का अंबार हुआ करता था। आज आप देख सकते हैं तमाम सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम नज़र आ रहा है। स्टेडियम अपने आप में ही कहानी बयां कर रहा है, और किस तरीके से आपने इसको बनाया और अब क्या स्थिति चल रही है इसके बारे में बयां कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक मामूली से पुलिस वाले की आवाज़ को आपने एक जन आवाज़ बनाया और लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाया। भगत सिंह के टाइम से भी आप देखोगे तो उस समय पे भी जयचंद थे, आज भी जयचंद हैं। जब ये ग्राउंड बन के तैयार भी नहीं हुआ था, कई बार इस ग्राउंड को बनाने में 3 बार मेरे खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायतें जा चुकी हैं। दीवार बनवाता हूं तो कहते हैं कि भाई दीवार बनवा रहा है, कब जाएगा। इन पौधों के लिए पानी का कनेक्शन मैंने करवाया कि भाई पानी का कनेक्शन, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती थी पौधों को, 5 साल के लिए पौधों को ज़रूरत होती है पानी की, उसके बाद तो पौधे ही हमारे को देते हैं पूरी उम्र। तो उस पानी के कनेक्शन को भी अनऑथराइज बता के पानी के कनेक्शन को भी काट दिया गया। उनसे रिक्वेस्ट लेके मैं गया कि पानी के कनेक्शन को तो कम से कम मत कटवाओ। जो सबसे बड़ी एक परेशानी यहाँ पे आ रही है, वो परेशानी सबसे बड़ी ये है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये ग्राउंड 36 बरादरी के लिए, गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बनाया गया था, ताकि जो बच्चा पैसे दे के या दूर जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाए, किसी भी टाइम आओ, रात को आओ, दिन को आओ, लाइट ऑन करो, प्रैक्टिस करो, घर पर चले जाओ। लेकिन अब क्या देखने में आया है, लोगों को तो उस भावना का भी नहीं पता कि इस ग्राउंड का नाम भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड है। कम से कम उसी इंसान को तो याद करो जिन्होंने कुर्बानी दे दी और उनकी वजह से आज आप और हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इन ग्राउंड के नाम के पम्पलेट छपवा दिए गए हैं, जैसे मैंने देखा गया है, और उन पम्पलेट पे ये लिखाया गया है कि भाई फीस इतनी है, यहाँ पे ये कोच आता है, यहाँ पे या कोच आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये ग्राउंड 36 बरादरी के लिए बनाया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। कोई यहाँ पर अगर पैसा लेता है या कोई देता है तो स्वयं जिम्मेवार होगा। और उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि भगत सिंह को छोड़कर किसी के नाम पे भी पैसे आप इकट्ठे कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जब यहाँ बारिश हो जाती है तो आप देखते हैं कच्चा ग्राउंड है, कच्चे ग्राउंड में मिट्टी है। लोग क्या करते हैं कि साइकिल लेके यहाँ घूमते हैं। गेट है, जैसे मैं उस गेट पर अगर आपको बताऊं तो 25 ताले लगा चुका हूं, जो 25 के 25 ताले टूट चुके हैं। ताले को तोड़ते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, कोई गाड़ी सीखने के लिए, कोई बाइक सीखने के लिए, तो ये ग्राउंड ख़राब हो जाता है। आप जैसे कच्चे ग्राउंड को देख पा रहे हो, फिर हमें इसको लीपना पड़ता है, फिर हम इसको लीपते हैं, उनसे मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे अनुरोध है, और खासकर सोनीपत वासियों से ये अनुरोध है कि इस नेगेटिव सोच के अगर इंसान आते हैं तो आप एक यूनिटी में आओ, और यूनिटी में आके उनको समझाओ, और समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना भगत सिंह वाली बात है भाई, बहरों को जगाने के लिए धमाकों की ज़रूरत करनी पड़ती है। लेकिन हम कानून के रक्षक हैं, तो हमें कानून की प्रक्रिया से ही आगे चलेंगे। तो कोई पैसे ना मांगे भाई, यहाँ पर कोई पैसे ना दे। अगर आप हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे ना,
तो किए हुए काम को ख़राब मत करो, बस आपसे यही अनुरोध है। देख सकते हैं अमित लाठिया हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से इनकी कहानी अपने चैनल की ज़ुबानी मैंने बयां की, किस तरीके से सैकड़ों बच्चों का जीवन संवारा अपने आप में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का नाम आता है तो लोगों के मन में कई छवि आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की छवि को कहीं ना कहीं जो नारा है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, उसको ऐसे जवानों ने सार्थक किया हुआ है और मुहिम इनकी आगे भी जारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, मैं नीरज यादव और आप देख रहे थे नेट्रिक न्यूज़। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।